ओके, वेरी वेलकम टू ऑल। सो आज हम लोग का डिस्कशन जो होगा वो 5 अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट इंडियन एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे। सो ओवरऑल आज हमारे पास नियरली नियरली 5 आर्टिकल हैं जो डिस्कस करने के लिए हैं। सो जो पहला आर्टिकल है वो है श्रीलंका में जो अभी इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस एक साथ आ गई हैं। देन हमारा जो दूसरा आर्टिकल है वो GS2 का अगेन, और वो हमारे नेबर पाकिस्तान से रिलेटेड है, क्योंकि वहाँ पर जो अभी एक कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल क्राइसिस खड़ी हुई है उस पर भी काफ़ी डिस्कशन है इस आर्टिकल में। देन अ कैंप्स फॉर ऑल, ये हमारा GS2 GS1 समवेयर अराउंड वल्नरेबल सेक्शन से आप ले लीजिए। और ये जो हमने कुछ प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया था, नालसार का जो जजमेंट आया था एक प्रॉपरली पूरे हॉस्टल की एक फ्लोर को जेंडर सेंसिटिव करने के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए डेडिकेट करने के लिए, ये उस चीज पर है आर्टिकल। देन हमारा एक आर्टिकल जो आया है वो है नो अकाउंटेबिलिटी फॉर बिल। सो ये ई गवर्नेंस रिलेटेड है। जो आइडेंटिफिकेशन, जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आया है उसके ऊपर एक क्रिटिकल आर्टिकल है ये। ओके। एंड फ्यूल फॉर द फ्यूचर, ये आपका एक ऑप्टिमिस्टिक आर्टिकल है। नॉट ऑप्टिमिस्टिक, इट्स एक फॉरवर्ड सजेस्टिंग आर्टिकल है जिसमें हम हाइड्रोजन को किस तरह अपने ऑप्टिमल यूज में ला सकते हैं उस पर राइटर ने कुछ सजेशन दिए हैं। तो अगेन ये आपका GS3 एनर्जी से रिलेटेड है। ओके। सो डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल है स्लाइडिंग श्रीलंका। ओके। सो जो पहला आर्टिकल है आपका वो है स्लाइडिंग इन श्रीलंका। सो इस आर्टिकल में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई है उस पर डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन करूंगा। ओके। देखिए, पहली बात है कि ये कॉन्टिन्यूसली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं और ये सेम पॉइंट्स ही मोर और लेस रिपीट हुए हैं। सो मैं थोड़ा इन्हें जल्दी जल्दी कवर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर अभी आपको पता होगा कि श्रीलंका में एक तरीके की इमरजेंसी की घोषणा हो गई है, और वहाँ पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि जो राजपक्षा की गवर्नमेंट है वो रिज़ाइन करे। ठीक है। और वहाँ दूसरी ये भी चीज़ है कि पूरा जो राजपक्षा की फैमिली है, गोतबाया, महिंदा, चमल एंड बासिल, ये सभी सब गवर्नमेंट में है। तो एक तरीके से डायनेस्टी पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली डायनेस्टी पॉलिटिक्स, बट एक तरीके का परिवारवाद है ये। उसके बाद अब यहाँ पर क्या बात करी जा रही है कि क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोलंबो में एक क्राइसिस खड़ी हुई है। देखिए, पहली बात करी जा रही है कि बोरोविंग टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम्बन टोटा में यहाँ पर चाइना से काफ़ी ज़्यादा लेकर इन्होंने एक पूरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, वो एक तरीके से वाइट एलिफेंट हो गया है। उसका कोई अभी यूज़ नहीं है और उससे कोई रेवेन्यू भी नहीं जनरेट हो रहा है। तो पहली चीज़ आपका ये, जो पहला वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आया, इन्होंने जो इतना लोन लेके चाइना से बनाया। अगला है, इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना शुरू कर दिया। उसमें इन्होंने क्या किया कि फर्टिलाइजर्स का इंपोर्ट रोक दिया, जिसके चलते वहां पर जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप प्रोडक्शन है, वो भी कम हो गया। नेक्स्ट, 2019 ईस्टर बॉम्बिंग। ईस्टर बॉम्बिंग अगर आपको नहीं पता है तो 2019 में कुछ 8 सुसाइड बॉम्बर्स ने 6 अलग अलग लोकेशन पर बॉम्बिंग करी थी श्रीलंका में, जिसमें उन्होंने कुछ 40-50 फॉरेन नेशनल भी मर गए थे। तो उससे एक तरीके से कंट्री की जो एज अ टूरिस्ट प्लेस है उस अट्रैक्शन में काफ़ी इरोजन हुआ था उसकी इमेज में। तो उसको चल के बात करी गई, क्योंकि इनके यहाँ टूरिज्म बहुत प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है, उस पर भी एक तरीके से काले बादल आ गए। तो उसके बाद है कि पैंडमिक से एनीवे ट्रांसपोर्ट रुक गया, फिर से टूरिज्म को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। और इससे क्या हुआ कि इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से पीछे के 4-5 मतलब 3-4 साल से लगातार डाउनफॉल ही देख रही है। ओके। अभी क्या है कि फूड, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज हो गई है, क्योंकि फ्यूल लेने के लिए भी इनके पास फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए, इनके पास वो भी नहीं है, उसकी भी कमी है। सो इस सब के चलते वहाँ पर काफ़ी हाई इन्फ्लेशन है, और इन सब के चलते काफ़ी वहाँ पर पब्लिक गुस्से में है, पब्लिक के अंदर आक्रोश है। वो इसलिए सरकार से इमीडिएट रिजिग्नेशन की मांग कर रही है। अब यहाँ पर दी चीज़ है कि यहाँ पर राइटर जो भी हैं इस आर्टिकल के, उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट को और सिविल लिबर्टीज पर और कंस्ट्रेंट ना रखकर एक तरीके से इसमें क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप लिया जा सकता है उस पर देखना चाहिए। पहली बात तो उन्हें अब और सिविल लिबर्टीज पर एक तरीके से इमरजेंसी लगाकर सिविल लिबर्टीज को हैम्पर नहीं करना चाहिए, इससे पब्लिक का गुस्सा और बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है, इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि
जो अभी जो राजपक्षा की गवर्नमेंट ने बोला कि अपोजिशन भी पार्टी में आ जाए, अपोजिशन को भी बोला कि आप भी आकर, तो अपोजिशन अभी रेडी नहीं है। हालांकि एक इंक्लूसिव स्टेप है कि सबको एक साथ साथ लेके चल के हम क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इस पर बात हुई है। बट अभी के लिए ये चीज़ें ऐसी ही हैं। तो आपको इस आर्टिकल से बस ये पॉइंट उठाने किस कारणों से श्रीलंका में ये करंट क्राइसिस का जन्म हुआ है। दूसरी चीज़ है कि इंडिया ने भी अपने एंड से हाथ बढ़ाया है, उनको भी कुछ कुछ क्रेडिट लाइन देने की बात बोली गई है। तो यहाँ पर वही राइटर ने कहा है कि इंडिया ने जो बोला है उस प्रॉमिस को उसे फुलफिल करना चाहिए। और लेट्स सी कि आगे आने वाले समय में क्या होता है, अभी किस तरह से ये सिचुएशन शेप लेती है। तो ये इस आर्टिकल के बारे में श्रीलंका। देन बात होती है यहाँ पर जो पाकिस्तान में क्राइसिस है, उसमें देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, जैसा कि हमने कल आर्टिकल में डिस्कस किया था कि इमरान खान के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना था, बट उन्होंने क्या किया कि नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर अब कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं पाकिस्तान को हिस्ट्री के लेके, कि पाकिस्तान में अभी तक जो कई सारे प्राइम मिनिस्टर रहे, उसमें सबसे ज़्यादा जो मास पे जिनकी पकड़ थी वो थी जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, जिनका बाद में आपको पता होगा कि असैसिनेशन हो गया था, शी वॉज शॉट ऑन नेक। ठीक है, अराउंड समवेयर अराउंड 2005 की घटना है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या होता है कि उसके बाद यहाँ पर अब ये देखा जा रहा है कि एक तरीके से ये भी उसी लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या है कि इनके पहले जो दो, परवेज मुशर्रफ के बाद जो दो आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स आए, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ, जो कि जिनका ठीक से अगर एक तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक्चुअली में डिफेक्टो जो रूलर है वो आर्मी है, और उनके साथ इनके टर्म्स अच्छे नहीं रहे, तो इनको बाहर दरवाज़ा दिखा दिया गया। बट अब ऐसा केस नहीं है। और एक पॉइंट यहाँ पर और राइटर ने लिखा है कि जो पाकिस्तानी आर्मी थी, ये जिहादिस्ट ग्रुप को लगातार प्रोपेल करती थी, उनको एक पीछे से पुश देती थी, और ये नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ही इस मूव के अगेंस्ट जाना चाहते थे। बट आर्मी की पॉलिसी, आर्मी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, इस वजह से उन दोनों लोग को ही उन्होंने पावर से आउट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए अगला पॉइंट क्या है कि 2018 इलेक्शन में पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही नवाज शरीफ इमरान खान पावर में आए थे। ओके, और ऑलरेडी अब धीरे धीरे क्या सिचुएशन हो गई कि जो आईएसआई के जो आईएसआई के जो हेड का जो केस था, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई धीरे धीरे कि इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा अब सेम पेज पर नहीं हैं। और अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इन दोनों लोगों के बीच के डिफरेंसेस बाहर आने लगे। और करंट जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तान में, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। ठीक है, और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस भी काफ़ी बिगड़ चुके हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी काफ़ी हैं। ओके, और जो मेजरली जो इमरान खान की इस समय स्ट्रेटेजी देखी जा रही है, पहली बात तो है कि मोबिलाइजेशन ऑफ इस्लामिक सेंटिमेंट्स, ये काफ़ी इस्लामिक सेंटिमेंट्स को प्रोपेल कर रहे हैं पब्लिक का सपोर्ट लेने में। और इन्होंने क्या किया कि अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी एक इस्लामिक इंक्लिनेशन ही दिया। अगर आपको पता होगा जो टर्की का केस हुआ था, उसमें इन्होंने टर्की के साथ अपने आप को एक तरीके से अलाइनमेंट में लिया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि सऊदी अरेबिया और यूएई इनसे रूठ गए। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया यूएई जो कि इनको कुछ क्रेडिट दे रहे थे, वो भी उन्होंने वापस ले लिया ओवर द टाइम। ठीक है, इस चीज़ को, हालांकि ऐसा नहीं चाहती थी आर्मी कि ऐसा हो, बट उन्होंने कुछ अपना बाहर जाकर कुछ पॉलिसीज़ को लिया, और उसके चलते कुछ ना कुछ नुकसान हुआ पाकिस्तान को। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आरएसएस की तारीफ करी, बट हालांकि उसकी तारीफ करते हुए इन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करी, जो कि फॉरेन पॉलिसी की असल में तारीफ नहीं थी। वो तारीफ नहीं, एक ताना था पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर कि वो प्राइम मिनिस्टर को इंडिपेंडेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी लेने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पाकिस्तान आर्मी के यूएस और वेस्ट के साथ काफ़ी टाइप्स रहे हैं। इसी वजह से आपको पता होगा कि इन्होंने अपने नो कॉन्फिडेंस मोशन का जिम्मेदार भी जो है पाकिस्तान यूएसए को ही ठहराया है। और दूसरी चीज़ है, आपको पता होगा कि ये अपने फुटिंग्स रशिया के साथ रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजिंग इनका खास सपोर्टर है, तो बीजिंग के प्रेशराइज होने पर ये जाके व्लादिमीर पुतिन से रशिया मिलने गए। ओके, तो इन सब के चलते क्या है कि जो इन्होंने अब करंटली इनकी पॉलिसी है वो यही है कि इस्लामिक सेंटिमेंट्स को ये बूस्ट कर रहे हैं अपनी कंट्री में, साथ ही साथ ये एंटी अमेरिकन माहौल भी क्रिएट कर रहे हैं अपनी कंट्री में। ओके, तो ये कुल मिला के आर्टिकल था जहां पर ये बोला गया है, क्योंकि इन्होंने बात शुरू करी कि सैमसन डिस्ट्रॉयड द टेम्पल ऑफ डेगोन इन गाजा किलिंग हिज फिलिस्तीन कैप्टर्स एंड हिमसेल्फ। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि ये सैमसन की तरह ही यहाँ पर बिहेव कर रहे हैं, ये अपने साथ खुद तो मरेंगे ही, साथ ये अपने
जो फॉलोअर्स हैं उनको भी मारेंगे, राइटर ने सी राजमोहन जी ने बोला है इमरान खान के लिए। तो एक बार हम इसको फिर से एक बार इसको ओवरऑल देख लेते हैं इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल में यही है कि जो बाई एंड लार्ज जो अब इमरान खान की पॉलिसी है, पहली बात तो इमरान खान और आर्मी के बीच में ऑलरेडी एक दरार पड़ चुकी है, जिसके चलते अब इमरान खान क्या कर रहे हैं, दूसरी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स को प्रोपेल कर रहे हैं अपनी कंट्री में। एक है इस्लामिक सेंटीमेंट्स को बूस्ट कर रहे हैं, दूसरा है एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स को डेवलप कर रहे हैं। और इन सबको वो करने का कारण उनके क्या है, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ पहले ऑलरेडी कंट्री में काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जो कि 2018 में उन्होंने बोला था नया पाकिस्तान, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, बट इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी आ गया है। और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी आर्मी को नहीं पसंद आई, एंड इवन आर्मी को इंडिया के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज करने हैं, बट अब वो भी इमरान खान नहीं करने दे रहे हैं। तो इन सब के चलते कुछ प्रॉज हैं कुछ कॉन्स हैं। इन सब के चलते एक जो करंट एक्शन आया है नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करने का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी हो चुका है अब वहां पर। तो अब लेकिन हाउ इट गोज। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। अब एक अगला आर्टिकल, द कैंपस फॉर ऑल, नालसार न्यू जनरल न्यूट्रल स्पेस शुड नज अदर्स इन द सेम डायरेक्शन। देखिए अब यहाँ पर कुछ बात करी गई है। देखिए पहले यहाँ बात करी गई है कि जो नालसार यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है उसने एक जनरल न्यूट्रल स्पेस बनाया अपने हॉस्टल में। ओके, और जो एक जनरल न्यूट्रल वॉशरूम एंड प्रपोज पॉलिसी ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, जो कि उन्होंने पॉलिसी बनाई स्टूडेंट्स के साथ कन्वर्सेशन करके, ठीक है। तो ये एक अच्छा अप्रोच रहा। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, राइटर ये कह रहा है कि ऐसा हुआ क्यों। उसने दो केस बताए हैं। एक याशिका एमए स्टूडेंट एट पंजाब यूनिवर्सिटी, उसको क्योंकि हॉस्टल में एकोमोडेशन नहीं मिला तो उसने जाके पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में की एक अपील दायर करी। और यहाँ पर सेम चीज कर्नाटका हाई कोर्ट में भी एक केस आया था, जहाँ पर एक मणिपाल यूनिवर्सिटी या मेडिकल स्टूडेंट फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर बीइंग डिनाइड एकोमोडेशन इन गर्ल्स हॉस्टल। उसको गर्ल्स हॉस्टल में एकोमोडेशन नहीं मिला, हालांकि उसने अपना सेक्स को चेंज कर लिया था और उसके आईडी कार्ड पे एंड शी वाज फीमेल। ओके, बट कॉलेज ने उसको बोला कि आप सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करा के आओ। ओके, तो ये एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खुद 2014 जजमेंट का वायलेशन था। ओके, अब यहाँ पर बात होती है, पहली बात तो है कि एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए राइटर ने बोला है कि पहली बात तो है कि हमारे पास एक तरीके से जेंडर न्यूट्रल स्पेसेस होने चाहिए। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर्स हैं और जो एलजीबीटीक्यू सोसाइटीज़ के लोग हैं, इनको मेल और फीमेल टॉयलेट्स को यूज़ करने में कोई पब्लिक के एंड से प्रेशर नहीं आना चाहिए। आई मीन पब्लिक के एंड से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो accessible to person with disabilities and should not be used to stop transgender men and women from using men's or women's toilet। ओके, इन्होंने पहला ये पॉइंट रखा है, ठीक है, कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये सब एक्सेसिबल होना चाहिए। दूसरी चीज है कि मेल और फीमेल के वॉशरूम्स यूज करने से या उनके स्पेसेस यूज करने से ट्रांसजेंडर्स को नहीं रोका जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरी चीज बोली है कि जो क्वीर फोबिक अटैक्स हैं, क्वीर फोबिक मतलब कि एंटीपैथी होती है जो इनके पर्टिकुलर ट्रांसजेंडर्स की तरफ है पब्लिक को, हमें अब उस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कह रही हैं कि चेंजिंग माइंडसेट्स, ओके, जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको लेके हमें छोटे ही प्राइमरी लेवल से बच्चों को एडुकेट करना चाहिए, ताकि जो एक ट्रांसजेंडर एंटीपैथी यानी क्यूरोफोबिया क्रिएट हो रहा है उस चीज पर हम इनिशियल लेवल से ही चेक रख सकें। ओके, ताकि हम ट्रांस इंक्लूसिव एजुकेशन रखें। हमारा जो एजुकेशन होना है वो ट्रांसजेंडर्स के लिए इंक्लूसिव होना चाहिए। वहीं पर उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करी है जिसने इस चीज को मेंशन किया है, और एक केस मेंशन किया है जहां डीपीएस फरीदाबाद स्टूडेंट ने एक सुसाइड कर लिया है आफ्टर बीइंग ब्रूटली बुलीड बाय अदर स्टूडेंट्स फॉर हिज सेक्सुअलिटी। ओके, देन ये कहती हैं कि क्रिएटिंग सेफ एजुकेशन स्पेसेस एंड ऑल्सो डिमांड दैट वी चेंज क्वीर फोबिक सर्कुलर। ओके, तो ये कह रही हैं कि यहाँ पर हमें हमारा जो जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जो हमारा कैरिकुलर प्रपोज करती हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स, उनको क्वीर फोबिक जो भी वहाँ पर डेफिनेशंस हैं या समथिंग काइंड ऑफ उससे रिलेटेड है, उस चीज़ को भी हमें ओमिट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को बोला कि मेडिकल कॉलेजेस में डायरेक्टिव देने के लिए कि टेक्स्ट बुक्स में से क्यूर फोबिक कंटेंट को रिमूव किया जाए। ओके, और अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो कैंपसेस हैं वो क्वीर अफर्मेटिव हो, मतलब कि जो पीयर एंड पीयर के बीच में जो एक एंटीपैथी की फीलिंग होती है वो ना डेवलप हो, और स्पेसिफिकली
ट्रांसजेंडर्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से इसको हम एक बार देख लेते हैं कि मोटा मोटा क्या है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर राइटर ने ये बोला है कि जो हमारे स्पेसेस होने चाहिए वो ऑल जेंडर इंक्लूसिव होने चाहिए। ट्रांसजेंडर शुड नॉट बी स्टॉप्ड फ्रॉम यूजिंग दी स्पेसेस ऑफ मैन और वुमेन, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि ये पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी इजिली एक्सेसिबल होने चाहिए। ठीक है, तीसरी बात करी गई है कि हमको अपने सर्कुलर को, हमको अपने एनवायरनमेंट को, हमको अपने एजुकेशन सिस्टम को, हमको अपने टेक्स्ट बुक्स को इस तरह डिज़ाइन करना चाहिए और ज़्यादा हद तक कोशिश करनी चाहिए कि वहाँ पर जो क्वीर फोबिया है उस चीज़ को कम किया जा सके। उसके लिए हमें दो फ्रंट पर काम करना है। हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उस चीज़ में इस चीज़ को इंक्लूड करना है कि हमको पहले से ही इनिशियल स्टेजेस से ही सेंसिटिवाइज किया जाए, हमको उस चीज़ के बारे में जानकारी दी जाए कि क्या होता है, ताकि आगे आने तक जो लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर्स हैं उन्हें दूसरों की ओर से बुली ना किया जाए। ओके, तो क्वीर फोबिक अटैक्स को बचाया जा सके। आई होप कि आपको ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब यहाँ है फ्यूचर फॉर द फ्यूल। ओके, ये काफ़ी आर्टिकल है। यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करी गई है और इस आर्टिकल की इंस्पिरेशन है वो राइटर ने ली है कि नितिन गडकरी रिसेंटली इवन ही ड्रोव टू पार्लियामेंट इन अ हाइड्रोजन पावर्ड कार। मतलब कि नितिन गडकरी रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में एक दिन हाइड्रोजन पावर्ड कार से आए थे। तो अब क्या है, देखिए यहाँ पर राइटर ने बोला है कि $130 पर बैरल का हमारा जो क्रूड ऑयल है वो ट्रेड कर रहा है। और हमको अब इससे ये समझ में आ गया होगा कि हमें इसके साथ ही साथ हमें नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर का भी शॉर्टेज है। इसके साथ हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी जियो पॉलिटिक्स अगर एक्टिविटी होती है तो प्राइसेस काफ़ी हद तक उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और वो हमारे निगेटिव ही रहते हैं, मतलब हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं, हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन को ट्रिगर करते हैं। तो उसके चलते हमको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना चाहिए, जिसमें उन्होंने हाइड्रोजन के बारे में बात करी है। अब देखिए, इन्होंने बोला है 4 प्रॉब्लम्स बताई हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में 4 प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। पहली बात होती है कि इट कैन बी जनरेटेड इंटरमिटेंटली इन द सेंस कि अगर हवा चल रही है तो ही जनरेट हो सकती है, अगर धूप सूरज निकला है तो ही जनरेट हो सकती है। तो ये इंटरमिटेंट जनरेशन है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ ग्रीन पावर। हमने कल एक टैरिफ पर आर्टिकल देखा था जिसमें सेम चीज़ को मेंशन किया गया था, तो फाइनेंशियल वायबिलिटी का इशू है। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज हैव लिमिटेशन वाइल इलेक्ट्रिक कार एंड टू व्हीलर गेट्स अ लॉट ऑफ विजिबिलिटी, बट हमारा ज़्यादातर जो कंजम्पशन है हमारे यहाँ ऑयल का वो ट्रक्स के लिए है। ठीक है, और लिथियम आयन बैटरी ट्रक्स के लिए वायबल नहीं है। आपको पता होगा डीजल फ्यूल ट्रक्स डीजल फ्यूल पर काम करते हैं। तो वो यहाँ राइटर यहीं पर यही कह रहे हैं कि हमारा जो फ्यूल कंजम्पशन है ट्रांसपोर्ट में वो ज़्यादातर ट्रक्स ही यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूटिलिटी अभी नहीं आ सकता। और फोर्थ इन्होंने बोला है क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, लिथियम और कोबाल्ट की बहुत नेसेसिटी होती है और हमारे पास इन सब की कोई सप्लाई चेन नहीं है, हमें और भी कंट्री से लूप इन करना पड़ेगा। तो अगेन हम वापस फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, जियो पॉलिटिक्स आ जाएगी वहाँ पर, तो वो चीज़ हमें इम्पैक्ट करेगी। अब इन्होंने बोला है कि इंटरमिटेंट हाइड्रोजन इज द एनर्जी मिक्स कैन हेल्प सर्कमवेंट सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। ओके, अब ये कह रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गैस है जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में, स्टील और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में काफ़ी यूज़ करी जाती है। इवन न्यूक्लियर प्लांट से भी काफ़ी हद तक हाइड्रोजन रिलीज होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज, इट इज़ अ हाईली कम्बस्टाइल गैस। मतलब इसको सबसे बड़ा इसके साथ इशू यही है कि इसको ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। ठीक है, तो इंडिया हैज लार्ज एंड ग्रोइंग कैपेसिटी बेस। ठीक है, इंडिया का काफ़ी अच्छा बेस है इन तीनों इंडस्ट्रीज में। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन इंडस्ट्रीज में बेसिकली आपका ग्रे हाइड्रोजन यूज होता है जिसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपका जो ग्रे हाइड्रोजन यूज हो रहा है इसकी जगह हम क्या करते हैं कि ब्लेंडिंग करते हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करते हैं आपस में। तो उससे बेनिफिट हमें क्या होगा, ओके, तो उससे ये बेनिफिट रहेगा कि ब्लेंडिंग करने से, क्योंकि आपके पास क्या है प्रॉब्लम ये आती है अभी करंटली कि हमारे पास जो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन काफ़ी कम है और वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है, पहली चीज़ है। और दूसरा ग्रे हाइड्रोजन जो है आपका नेचुरल गैस से बनता है। करंटली 1% के आसपास या उससे भी कम हमारे पास ग्रीन हाइड्रोजन है, बाकी हमारा सारा प्रोडक्शन हाइड्रोजन का ग्रे हाइड्रोजन है। तो ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैन बी ब्लेंडेड विद ग्रे हाइड्रोजन। ओके,
और हमें शुरुआत करनी चाहिए किसके साथ, कि हमको पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करनी चाहिए, और हमको धीरे धीरे हमारे जो और एग्जिस्टिंग जो हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सीएनजी हो गया, एलपीजी हो गया, उसमें भी इसकी ब्लेंडिंग शुरू करना चाहिए। ओके, टू वाइडन द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इट कैन बी ब्लेंडेड विद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि काफ़ी सारे ऑलरेडी यूज हो रहा है। ठीक है, और अब ये कहते हैं कि अब इस पे भी इन्होंने कुछ चैलेंजेस मेंशन किए हैं, उसका सोल्यूशन भी बताया है। देखिए पहला चैलेंजेस क्या आता है, वेदर सीएनजी लार्ज स्केल रिफ्यूलिंग नेटवर्क। ठीक है, उसके लिए रिफ्यूलिंग नेटवर्क आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। अब जैसे अभी ये काफ़ी ह्यू एंड क्राई है इलेक्ट्रिक व्हीकल के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने पे। अगेन वही बात यहाँ भी आ गई कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में एक बहुत बड़ा इशू भी हो सकता है, काफ़ी समय लग सकता है, काफ़ी कैपिटल कॉस्ट है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि गेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ करो, पहले उनको पायलट स्टडी के लिए बनाओ। गेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपके एयरपोर्ट हो गए, आपका आपका एयरपोर्ट हो गया, पोर्ट हो गया, वेयर हाउस हो गया, तो वहां पर आप इन चीज़ को करो और वहां पर आप अंदर हाइड्रोजन की ब्लेंडिंग करा के वहां पर इसके रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाओ, ताकि अभी एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में इसे यूज़ किया जा सके। ओके, इसकी एक तरीके से स्टडी करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद ये कहते हैं कि कैपेसिटी, क्योंकि ब्रिंगिंग डाउन द प्राइस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सफिशिएंटली। ठीक है, तो उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारे पास करीब करीब कुछ जो और सेक्टर्स में हमारे मतलब कि आपकी जो मशीनरी, जो चीज़ आपकी ग्रीन हाइड्रोजन क्रिएट कर सकती है, वो मशीनरी अगर किसी और काम में लगी और अंडर यूटिलाइज है तो आप उसको यूज़ करो। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि जिस तरह गवर्नमेंट ने ओएनजीसी, आईओसी और गेल को क्रिएट किया जस्ट कि उस पर्टिकुलर चीज़ को स्पेसिफिकली प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सेम तरह उसको हाइड्रोजन के लिए भी करना चाहिए। जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि सीएनजी के लिए एमजीएल और आईजीएल एंड पेट्रोनेट एलएनजी वाज क्रिएटेड इंडियाज फर्स्ट एलएनजी टर्मिनल। सिमिलरली इनको हाइड्रोजन के लिए भी ऐसा कुछ करना चाहिए और गवर्नमेंट को 50% स्टेक ही अपने पास रखने चाहिए, बाकी प्राइवेट को देना चाहिए, ताकि इस पर्टिकुलर में बूस्ट लाया जा सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, फिर उन्होंने कंट्री की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हुए कहा है कि हमारे पास अभी काफ़ी सारे जो है यूनिकॉर्न्स हैं। ओके, और कंट्री की अभी करंटली इकोनॉमिक पोजीशन इन टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है। तो वहां पर ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को अपनी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के थ्रू उस लेंस से इन सब चीज़ों को देखकर इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आइए एक बार देख लेते हैं आर्टिकल। देखिए आर्टिकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार, सबसे पहले सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी की चार डेफिशिएंसीज बताई। पहली कि ये इंटरमिटेंट होती है, लगातार जनरेट नहीं हो सकती है। दूसरी है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी काफ़ी महंगी है कंसीडर टू हमारे जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल सोर्सेज हैं। तीसरी, द थर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेशन ये है कि अभी तक ये हमारे कमर्शियल पर्पस में नहीं यूज़ हो रही है। अभी ये पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए हैं, कमर्शियल के लिए लाइक ट्रक्स, जहाँ पर हमारा मैक्सिमम फ्यूल बर्न होता है। उसके बाद दूसरा इन्होंने बोला है कि हमारे पास मिनरल्स की शॉर्टेज है, जो लिथियम और कोबाल्ट, जो कि बहुत नेसेसरी हैं। और अगेन अगर हम यहाँ जाते हैं तो फिर हम जियो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। अब उसके लिए कह रहे हैं कि हम हाइड्रोजन यूज़ कर लेते हैं। हाइड्रोजन में उन्होंने बोला कि ग्रे और ग्रीन को हम ब्लेंडिंग करते हैं। हमारी तीन इंडस्ट्री हैं, पेट्रोलियम, स्टील और यूरिया, जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन जनरेट करते हैं, दैट इज़ ग्रे। तो हमको ग्रे और ग्रीन, ग्रे इज क्रिएटेड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस, एंड ग्रीन इज क्रिएटेड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो ये उन दोनों को मिलाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ बोला है, कुछ सजेशन दिए हैं कि पहली बात तो है आपको इसको गेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पायलट स्टडी में डालना चाहिए, वहां देखना चाहिए। गेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एयरपोर्ट, पोर्ट, वेयर हाउस। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको सीएनजी के साथ भी इसकी ब्लेंडिंग शुरू करनी चाहिए। ठीक है, सीएनजी के साथ भी आपको इसकी ब्लेंडिंग शुरू करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि आप जैसे गवर्नमेंट ने और भी अलग अलग सीएनजी, एलपीजी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, उसी तरह इनको हाइड्रोजन के लिए भी अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। और गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना के 50% स्टेक अपने पास, बाकी प्राइवेट को दे दें। ठीक है, तो ये आर्टिकल है। आई होप कि आर्टिकल आपको क्लियर हुआ होगा। और इसमें मैंने लिख दिया है कि नेचुरल गैस से आपका ग्रे बनती है और इलेक्ट्रोलिसिस से आपकी ग्रीन बनती है। ओके, उसके बाद आपका ये आर्टिकल है नो अकाउंटेबिलिटी बिल। तो ये यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल, पुलिस एंड गवर्नमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अब बात करी गई है कि जो आपका नया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल आ रहा है, उसमें काफ़ी सारे दे दिए गए हैं कि अब कई सारी इन्फॉर्मेशन, इवन बायोलॉजिकल और फिजिकल सैंपल्स भी लिए जा सकते हैं, और ये एनसीआरबी के पास 75 साल तक डेटा रहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पर दूसरा मेजर इशू ये है कि यहाँ पर पहले तो था कि कन्विक्ट्स को ही आपको डेटा लेने का राइट था, जो पहले बिल था 2000 जो आपका पहला 1920 का जो बिल था। अब लेकिन आपको इन्होंने बोल दिया है कि आप anyone who is arrested or detained or even people who are merely suspected of committing a crime or are deemed likely to do so, मतलब अब जो उसका बस केवल अरेस्ट बर भी हो गया है उनको, तो उसमें आर्टिकल राइटर ने यही बोला है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भी कई बार अरेस्ट कर लिया जाता है, उनकी भी अगर ये सारी डेटा को कलेक्ट कर लिया जाएगा तो काफ़ी डेट्रीमेंटल है।
ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इंडिया के जो अपनी प्राइवेसी के अभी स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी पुअर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से देखा जाए तो आधार भी काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है, आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी बार क्वेश्चन में आ चुका है, और इंडिया के पास मोटा मोटा कोई लॉ भी नहीं है अभी प्राइवेसी को बचाने के लिए। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक प्राइवेसी को अटैक करेंगे। फिर उन्होंने पुत्तुस्वामी जजमेंट का बात करी जहां पर फंडामेंटल राइट बना दिया गया प्राइवेसी को। और उसके बाद बी एन कृष्णन कम्युनिटी जो कमेटी थी उसने जो अपना पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दिया, उस पर भी कंट्री ने मतलब कोई ऐसा मोटा 2018 में आया था, अभी तक उस पर कोई डेलिब्रेशन नहीं हुआ है। उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाकर दिया जहां पर जस्टिस श्री कृष्णन ने खुद ही बोल दिया कि क्या है कि उन्होंने इतना उसको मॉडिफाई कर दिया कि वो एक्चुअली में जो उसका एसेंस था वही वीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर और भी चीज़ों के लिए मेंशन किया गया है कि उनके बिल में जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी थी वो भी अब एक तरीके से गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाएगी उस नए बिल के तहत जो और इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन नोटेड इट्स एक्सट्रीम कंसर्न एंड अर्ज पार्लियामेंट टू रिफर द बिल टू स्टैंडिंग कम्युनिटी। तो यहाँ पर यह है कि इस बिल को काफ़ी बुरा माना जा रहा है। और रही बात अगर गवर्नमेंट का जो यहाँ पर स्टैंड है कि उस चीज़ को उनको ई गवर्नेंस को और अच्छे से लाना है, तो सीसीटीएनएस जैसे रिफॉर्म्स ऑलरेडी उस काम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल में बात करी गई। तो आपके पास आर्टिकल में मेजरली यही जानने की बात है कि ये पहली तो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट 1920 पर उसको रिप्लेस करेगा, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है यहाँ पर बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी कर दिया गया है, 75 साल तक डेटा एनसीआरबी के पास रहेगा, और एक हेड कांस्टेबल से लेके आगे तक के ऑफिसर्स आपका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है कि अब आपको एनीवन हु इज अरेस्टेड डिटेन्ड और इवन उसको माना गया है कि क्राइम कर सकते हैं उनका भी डेटा लेने का भी राइट दे दिया गया है। ठीक है, पहले क्या था कि जिसका अरेस्ट हुआ हो और जो बेल आउट पे घूम रहा हो उसी को ले सकते हैं। तो और फिर से पुत्तुस्वामी जजमेंट का आप लेकर बोल सकते हो कि बी एन कृष्णन कम्युनिटी की जो प्राइवेसी का बिल था उस पर भी कोई डेलिब्रेशन नहीं हुआ। तो सो ऑन सो फोर्थ, आई थिंक आप आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। ओके, सो आई यू लाइक द वीडियो, सो थैंक्स।